इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि वहां से ना वो पैसा बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, खासतौर पर जो हाई रिस्क जो ऑप्शन उनके पास मौजूद रहते हैं। अच्छा, अगर अच्छा पैसा बनाना है या सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, तो वो फिर किस और जाते हैं? जैसे कि प्रॉपर्टी और एफडी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये तो रहता ही रहता है। इसके अलावा अगर जैसे कि आपने हालांकि एसआईपी भी यहाँ पर गिनाई, क्योंकि ऑप्शन हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बिल्कुल तो वो किस और जाना पसंद करते हैं? जी, एक बहुत अच्छा तरीका है जिस तरह से एनआरआई सोचता है। देखिए, उसको ये भी सोचना है कि जो आईएनआर करेंसी है वो उसके देश की करेंसी के हिसाब से कैसे चल रही है। सबसे पहले वो ये सोचता है, क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे भारत का मार्केट अच्छा कर गया बट वो मान लो डॉलर के अगेंस्ट या किसी और करेंसी के अगेंस्ट वीक हो गया, तो उसका जो जहां वो रह रहा है उसके हिसाब से तो पैसा बहुत कम बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करेंसी डेप्रिसिएशन या करेंसी का गिरावट हम कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब एक एनआरआई सोचता है। हाँ। तो वो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, चाहे मार्केट बढ़ रहा हो। तो एक होता है करेंसी, जब वो अपने दिमाग में रखता है। करेंसी के अलावा उसकी दूसरी सोच आती है कि डिफरेंट मार्केट्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब वो कंपेयर करने लग जाता है भारत को अलग अलग मार्केट से, जापानीज मार्केट से, यूएस मार्केट से, चाइनीज मार्केट से। तो वहां पे दूसरी सोच आती है। तो उदाहरण के तौर पे पिछले जब आप देखेंगे 2023-2024 में सबसे ज्यादा एनआरआई में इंडिया में पैसा डाला, सबसे ज्यादा, क्योंकि उस वक्त पे भारतीय मार्केट बाकी सारे दुनिया के मार्केट सबसे ज्यादा चल रहा था। तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग के तरीके और आसान हो गए थे कि हमको भारत में तो डालना ही है, क्योंकि फिर वो सोच रहे थे कि चलो आईएनआर करेंसी थोड़ी वीक भी हो गई तो मार्केट तो बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि कोविड का दौर भी था और उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से भी बिल्कुल भागी बढ़ा, थी उस टाइम पे। वो दुनिया में सबसे तेज भाग रही थी। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल। फिर उसके बाद यूएस जब बढ़ने लग गया तो आप देखोगे भारत में एनआरआई थोड़ा कम डालने लग गया और यूएस में ज्यादा डालने लग गया। तो ये इस तरह से वो मैनेज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की सोच। इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि एनआरआई इंडिया के डेट मार्केट में बहुत कम पैसा डालता है। जो म्यूचुअल फंड डेट मार्केट है वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड इक्विटी में डालता है, और इक्विटी में भी आप देखोगे तो मिड कैप में काफी डालता है रिलेटिव टू भारतीय जो यहाँ पे रहते हैं उनसे। तो मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, भारतीय का वर्सेस एक एनआरआई का, तो एक एनआरआई ज्यादा रिस्क लेने को तैयार रहता है। इसलिए वो मिड कैप में डालने के लिए भी या स्मॉल कैप फंड्स में डालने के लिए भी रिलेटिवली ज्यादा तैयार रहता है। और लेकिन लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाता। लॉन्ग टर्म, सारे लॉन्ग टर्म, कोई एनआरआई भारत में शॉर्ट टर्म पैसा नहीं डालता। अच्छा। उसको सोच है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको वो पैसा इमीडिएटली निकालना नहीं है अपनी जरूरतों के लिए और अपनी स्पेंड के लिए या खरीद के लिए, वो नहीं निकाल रहा है। भारत में जो रह रहा है उसको तो यूज भी करना है, उसको एक साल में शायद निकालना हो सकता है, कभी कोई इमरजेंसी आ गई उसमें निकाल लेते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, उनका सारा पैसा वहां है जहां वो रह रहे हैं, और वो यहाँ जो डाल रहे हैं वो सोच के डाल रहे हैं कि हमको लंबा पैसा बनाना है। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म सोच तो है ही नहीं उनकी। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म सोच नहीं है। लेकिन मुदित, अगर मैं 2025 की बात करूं, देखिए बहुत तरह की फ्लक्चुएशन हमने देखी। हालांकि मार्केट है तो ऑब्वियस है कि ऊपर नीचे तो रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं तो देखिए एफआईआईस की बहुत बड़ी जबरदस्त सेलिंग हुई है। बिल्कुल बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन प्लस पॉइंट ये रहा कि जो डीआईआईस की अगर मैं बात करूं तो वो एक पिलर की तरह मार्केट में खड़ा रहा, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्केट को दिया है। तो इसका कितना इम्पैक्ट एनआरआईज जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर उनके माइंडसेट पर पड़ता है कि अगर इंडियन मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, वहां पर झटका लग रहा है, तो उस दौरान उनकी क्या माइंडसेट रहती, क्या सोच रहती है कि वहां पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, या फिर जैसे कि आपने बताया स्टार्टिंग में कि यूएस मार्केट में वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है जी। तो क्या इसको लेकर आप कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट होती है तो वो ये जरूर देखते हैं कि कुछ वक्त रुक जाते हैं कि मार्केट कितना नीचे तक जा रहा है। बट एक अंतर जो मैंने बहुत देखा एनआरआई और यहाँ पे जो हम भारतीय रहते हैं रेसिडेंट लोग, कि एनआरआई जब इंडियन मार्केट गिर रहा होता है ना तब भी बढ़िया पैसा डालता है। अच्छा। उसको इतना समझ आ रहा होता है कि इस समय ज्यादा पैसा डाल देते हैं, वो रिस्क लेने को तैयार रहता है। आज भी जैसे अभी मार्केट एकदम काफी गिरा हुआ है जैसे कुछ टाइम से, आप देखोगे इस महीने हमारा सबसे अच्छा परफॉर्म करा है, जबकि रेसिडेंट मार्केट इतना अच्छा 26,300 को क्रॉस कर गया था। राइट। तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके लिए रिस्क लेना आसान रहता है उस मार्केट में, जिस मार्केट में वो लॉन्ग टर्म सोच से पैसा डालते हैं। तो फ्लक्चुएशन डेफिनेटली वो ये जरूर देखते हैं कि कब तक गिर रहा है, बट इस बात से वो ज्यादा नहीं घबराते
अगर आप इस चीज को कंपेयर करें भारतीय मार्केट से। अच्छा, बिल्कुल, मतलब वो उनको इतना डर नहीं सताता इस नहीं चीज का। सताता, बिल्कुल सही बात है। उसमें एक अच्छा। सोच ये भी है, जैसे आपने एफआईएस की बात करी, एफआईएस इंस्टीट्यूशन मनी होता है। हाँ। उसको ये होता है कि यार वो कहाँ जल्दी से जल्दी पैसा बना ले, तो जैसे ही कोई मार्केट गिरता है वो एकदम निकलते हैं और दूसरे दुनिया में डाल देते हैं। पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वेल्थ पिरामिड में, जैसे एफआईआईज हो गए, फिर आते हैं आपके यूएचएनआईज आते हैं, एफआईआईज एफडीआईज कुछ भी कह लें, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा डालते हैं, तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट ऑफ द रिच। फिर आते हैं यूएचएनआईडब्ल्यू, मतलब जिनके पास मान लो आप दुनिया में करीब करीब 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा है। अच्छा। फिर आते हैं वो लोग जिनके पास 200 करोड़ से ज्यादा पैसा है, और फिर आते हैं वो लोग जिनके पास 30 करोड़ से ज्यादा पैसा है, और फिर आते हैं वो लोग जिनके पास मान लो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा है। तो ये जो एनआरआई मार्केट है ना, वो ज्यादातर 1 करोड़ से 30 करोड़ के बीच वाला मार्केट है। उनकी सोच और एक 1000 करोड़ वाले की सोच बहुत अलग रहती है, क्योंकि उनको तो तुरंत कहीं और डाल के पैसा बनाना है। 1 से 30 करोड़ के वाला इतना जल्दी अपना मूवमेंट नहीं करता, वो रहता है, वो स्टे करता है बेसिकली। तो ये है सोच। कुछ गलती भी कर बैठते हैं जिस तरीके से, जितना देखिए सोच उनका माइंडसेट है सीआर में पैसा लगाना है, तो फिर कुछ गलतियां भी उनसे होती बिल्कुल, बहुत गलतियां हम बहुत बार बोलते हैं, और पर फिर भी जैसे काफी उदाहरण है, जैसे हम बहुत बार मना कर रहे थे, अब एकदम पीक पे आ गया है। हाँ। तो आप अभी मत डालिए। जैसे 1 साल पहले जब मार्केट एकदम पीक पे था, फिर भी लोग मानते ही नहीं थे, मतलब नहीं हम तो डालेंगे, हम तो स्मॉल कैप क्वांट में डालेंगे। नहीं, आपको अभी नहीं डालना। हमने काफी कोशिश भी की थी, बट होता है कुछ लोग करते हैं, फिर उसके बाद वो 1 साल बाद परेशान होते हैं, सीखते हैं अपनी गलतियों से। बट ये तो मार्केट ऐसे सिखाता है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, अगर मैं अभी गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन भी मैं इसमें ले लेती हूँ, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके से ये बूम कर रहा है, तो इसको लेकर क्या उनकी स्ट्रैटेजी है? क्योंकि खास तौर पर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में पैसा लगाने के लिए पैसा उतना होना भी चाहिए, और रिस्क जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो होनी भी बहुत जरूरी है। तो क्या इस तरफ ये प्रेफर करना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको कहा, ये वो लोग हैं जिनके पास भारतीयों से थोड़ा ज्यादा पैसा है, तो इनके पास एक परसेंटेज एलोकेशन होता है जो बहुत हाई रिस्क में जाता है। तो ये बिल्कुल पसंद करते हैं, और 5 से 10% पैसा अपना लगाते हैं वो इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बूम होता जा रहा है, खास तौर पर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ऑल वर्ल्ड के हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3rd पोजीशन पर है, जिस तेजी के साथ इंडिया स्टार्टअप की ओर आगे ग्रो कर रहा है। तो इसको लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या-क्या चीजें वो सोचते हैं कि अगर वो भाई भारत में आ रहे हैं तो उन्हें स्टार्टअप करना है, किस तरीके से उन्हें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर खड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है जी। बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो इस चीज को देख के, क्योंकि वो जब गए, ज्यादातर लोग जब गए थे तो भारत स्टार्टअप में इतना नामी नहीं था, बट आज इतना नामी है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया, और वो मिस करने की जो भावना है, उस कारण वो और ज्यादा उसमें अपना योगदान देने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित रहते हैं। एक्चुअली उत्तेजित रहते हैं। हम मना करते हैं कि आप ऐसा मत करो, इतना मत करो, क्योंकि स्टार्टअप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो 3 तरह से वो इसमें भाग ले सकते हैं। एक तो जो फंड्स हैं, स्टार्टअप फंड्स, उनके थ्रू डाल सकते हैं पैसा। दूसरे काफी प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू पैसा डलता है, जैसे एंजलिस्ट हो गया, लेट्स वेंचर हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू स्टार्टअप्स में पैसा डलता है। और तीसरा, वो खुद इंडिविजुअली स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करके डाल सकते हैं, अगर वो एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर है आज की भाषा में। तो ये 3 तरह के होते हैं। अब क्योंकि वो भारत से दूर हैं, तो उनके लिए जो सबसे सही तरीका होना चाहिए, वो होना चाहिए कि फंड्स के थ्रू अपना इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में अपना योगदान देना, या फिर खुद स्टार्टअप करना जब वो यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। तो ये 2 उनके लिए ज्यादा किफायती होने चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए। बहुत सारे एनआरआईज मैंने देखा है कि वो काफी स्टार्टअप्स में बिना कोई ड्यू डिलिजेंस के ही डाल देते, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं, तो उनको बहुत सारे तौर तरीके नहीं पता, फिर वो परेशान भी होते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से ये सब तरीके हैं, और उनको इस तरह करना चाहिए। और उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है इंडियन स्टार्टअप्स को लेके, और काफी लोग ऐसा मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में कि जितने तादाद है उनकी जो इंडिया में आके स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो अलग स्ट्रैटेजी से भी सोचते हैं, और कई बार वो धोखा भी खा जाते हैं, घाटा भी खा जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं एनआरआईज के पैसे की बात करूं, तो कई बैंक में, इंडिया में कई बैंक में उनके पैसे रहते हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए एक वरदान साबित भी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता है। लेकिन
कहाँ पर वो गलती कर बैठते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो कहीं न कहीं किसी एक्सपर्ट से वो बात करेंगे, उनसे डील करेंगे, तो यहाँ पर उनको सोच समझ के रणनीति तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है क्या? बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हुआ क्या है कि 90 के दशक में और 80 के दशक में उनके साथ काफ़ी ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोगों ने कहीं कुछ लैंड खरीदवा दी, रियल एस्टेट खरीदवा दिया, कुछ और, कभी इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी ऐसी बेची गई हैं जिससे उनके मन में पहले ही एक शक रहता है कि हमें अच्छा। सही राय दी जा रही है या नहीं, हुँ, सही प्लेटफॉर्म है या नहीं। तो हुँ, क्योंकि वो गलतियां वो कर चुके हैं, तो हुँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है उनके पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को समझना, हुँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि उनके जो टैक्स लॉज हैं वो भी समझना ज़रूरी होता है हाँ, कि उनकी कंट्री में उन्हें क्या टैक्स लॉज लगे हैं जब वो भारत में पैसा डाल रहे हैं। तो हुँ, बहुत सारे एनआरआईज़ को ये भी नहीं पता होता, और एक्चुअली पता भी बहुत कम है आजकल, हुँ, आज तक हुँ, जो सिस्टम्स बने हुए हैं। हुँ, आई थिंक उसी के हिसाब से हम भी कुछ चीज नई जो चीजें बना रहे हैं वो उसके अराउंड ही बना रहे हैं। हुँ। तो जरूरी है कि उन्हें पूरा पता रहे, ये बात सही है, और एक्सपर्ट राय जरूरी है।